हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। जनरल साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। तो देखिए, किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करने से पहले उसके जो पैटर्न है उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 15 और 16 को बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया है। तो 15 को आपका 6 to 8 का एग्ज़ाम होगा और 2 पाली में होगा। पहला पाली में आपका 6 to 8 का एग्ज़ाम होगा, दूसरे पाली में आपका 1 to 5 का एग्ज़ाम होगा। ये होगा आपका 15 को, और 16 को आपका 9 to 10 का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और 11-12 का भी आपका जल्द ही करवा दिया जाएगा। अभी बहुत कम ही उसमें लोग हैं, ठीक है, बहुत कम ही एस्पिरेंट हैं, इसलिए वहाँ पे ये एग्ज़ाम फिनिश होने के बाद फिर उसका भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, हमने पूरा क्लास 6 कंप्लीट कर लिया है। सारे चैप्टर्स का हमने अच्छे से एनालिसिस किया है और एक एक वीडियो, एक एक जो आपका चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चंस आपके उठाए गए हैं। पूरा आपका जनरल साइंस यहाँ पे फिनिश कराया जाएगा। तो 10 दिन में यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट कराने का सोचा है। तो 2 दिन हमारा फिनिश हो चुका है और क्लास 6 हमारा ख़त्म हो गया है। क्लास 7 में अगर हम चले तो 18 हैं कुल चैप्टर, और इसमें भी 9 तक हमारा फिनिश हो चुका है। और आज हम कुल 9 चैप्टर देखेंगे, तो आज हमारा क्लास 7 भी फिनिश हो जाएगा। जैसे जैसे वीडियोस बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जाएगा। तो 8 से लेकर 10 तक का तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ आपका छोड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि फालतू चीज़ें यहाँ पे कराई नहीं जा रही है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करेंगे। एग्ज़ाम आपके सर पे है, तो इस समय आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करें, एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित क्वेश्चंस करें। और यहाँ पे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, तभी आपको मेरे वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं और आज हम चैप्टर 10 से स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर 10 है आपका, ठीक है, जीवों में श्वसन। एनसीईआरटी का ये मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ और इसके फुल एक्सप्लेनेशन को देखते हुए चलेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चले और क्वेश्चंस भी आपका क्लियर होता चले। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों से संचित होता है जिससे ऐंठन होती है? तो मैं आपसे एक बात और करना चाहती थी कि क्वेश्चंस देखिए, प्रैक्टिस तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप सही दिशा में अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपनी जो मेहनत आप कर रहे हैं वो आप सही दिशा में नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी एग्ज़ाम का पैटर्न जानना ज़रूरी है। तो साइंस की मैं बात करूँ, बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है ये। 8 मार्क्स आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। 6 to 8 में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 6 to 8 में आपका 8 मार्क्स यहाँ से पूछा गया था। ज्योग्राफी में भी आपका 8 मार्क्स पूछा गया था, और मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का आया था। मैं इसके अलावा मैं बात करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और बिहार स्पेशल जो जीके है वहाँ से आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसके बाद मैथ आपके 8 मार्क्स के मैथ आए थे, ठीक है, मैथ या फिर आप रीजनिंग जो भी बोलो मिला के। और इसके बाद और आपके 4 मार्क्स के क्या रह गए? करंट अफेयर। जी, करंट अफेयर आपके आए थे। इस तरह से कुल आपके यहाँ पे देखिए 40 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे 6 to 8 में आपका इस तरह से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत चीज़ें ना पढ़ के आप सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ें। मैं आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस करवा रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छा वेटेज रखता है, समझ में भी आता है और इसके प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री करवा रही हूँ वहाँ के प्लेलिस्ट को खोलिए, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई हैं सारे आपके लिए बेनिफिशियल हैं। आप अच्छे से उसका तैयारी कीजिए। तो लगभग मैं कहूँगी प्रीवियस क्वेश्चन जो लेके मैं आऊँगी आपके लिए, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे जितने भी पूछे गए हैं लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएगा जहाँ से मैंने आपको कराया है। तो बहुत ज़रूरी है कि वो सभी क्वेश्चंस को आप करें। तो ये सभी बताना बात आपको बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समय काफ़ी कम है। तो मॉडर्न हिस्ट्री का तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और जनरल साइंस में लेके ही चल रही हूँ। आज मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ 80+ क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें बीपीएससी के जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी में पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से आपके 8 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से आपके 8 क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ
तो ज्योग्राफी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका पार्ट। तो मैं पूरे बीपीएससी में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब मैं आपको आज करवाने वाली हूँ, तो ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। 7 बजे आपको मिल जाएगी इसकी क्लास। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आपको मिल नहीं पाएगी मेरी वीडियोस, ठीक है। चलते हैं अब हम क्वेश्चंस करते हैं। जितनी बात हमें करनी थी हमने कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यहाँ बताना है हमारी पेशियों में संचित होता है जिसमें ऐंठन होती है। तो यहाँ पे लैक्टिव अम्ल आपका जम जाता है जो मांसपेशियों में, जिसके वजह से हमें ऐंठन या दर्द महसूस होता है, ठीक है। जब हम व्यायाम वगैरह कर लेते हैं, आपने देखा होगा आप बहुत ज़्यादा चल लेंगे या आप पहली बार अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो दूसरे दिन आपको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो क्यों होता है? लैक्टिव अम्ल जो है वो आपका बॉडी में पूरा मांसपेशियों में जमा हो जाता है। क्या है बातें, इसको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपसे कथन वाइज क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये 1 2 1 2 3 ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलता है। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको जो है एक्सप्लेनेशन करा रही हूँ, वरना क्वेश्चन आंसर हम कर सकते थे। यहाँ पे चलते हैं आगे। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेज़ी से दौड़ने, साइकिलिंग चलाने या भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में पेशीय कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज से आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस लैक्टिक अम्ल का संचय पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। सीधी सीधी भाषा में आप ये समझिए कि जो मांसपेशियों में ऐंठन होता है, दर्द होता है, वो किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल वहाँ पे जमा हो जाता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर ऐंठन से आराम मिलता है, ठीक है, क्योंकि इससे रक्त का संचार बढ़ जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो इससे किस तरह से निजात मिलता है ये भी बात आपको इसमें बताया गया है। ये सब बातें आपको एनसीईआरटी की बुक में मिली है। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आपको क्वेश्चंस के माध्यम से और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से कंप्लीट नोट्स करवाया जा रहा है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये आपका कंप्लीट नोट्स है, ठीक है। जब आपका ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो मेरे टेलीग्राम पे आप ज़रूर जुड़ जाएं। जब मैं आपको जनरल साइंस कंप्लीट करवा दूंगी तो ये पूरी बुक की पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लिंक आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहाँ से आप जब चाहे तब इसका नोट्स बना सकते हैं। अभी अगर आप नहीं बना सक रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को समझिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं आगे। यहाँ पे हमें बताना है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो यहाँ पे आपको क्रमशः बताना है। तो श्वसित वायु में कितना 21% और उच्छ्वसित वायु में कितना 16.4% आपका होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या है ये बात आप जान लीजिए अच्छे से। हम जिस वायु का अंतःश्वसन तथा उच्छ्वसन करते हैं, यानी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, वह गैसों का मिश्रण होता है। अतः श्वसित वायु में 21% आपका ऑक्सीजन तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जबकि उच्छ्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे बताना है आपको, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, आप नोट कर लें। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। तो देखिए आपको सही बात यहाँ बताना है, सही उत्तर चुनना है। तो भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, ये आपका सही है। कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है, अभी भी हमने देखा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडन को वायवीय श्वसन कहा जाता है। नहीं, यहाँ पे आपका उपस्थिति में होना चाहिए था, तो ये आपका गलत है। तो 1 और 2 आपका कहाँ है? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, ये बात तो आपका क्लियर है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। सो जितना आप श्वसन करते हैं उस प्रकार से जो है ये एनर्जी आपका कन्वर्ट होता है। कोशिका के अंदर भोजन ग्लूकोज,
ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होता है। ये भी बात आपका सही है। कोशिका में भोजन विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रम कोशिकीय श्वसन कहलाती है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है। और कथन 3 में आपका क्या था? तो क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होना चाहिए था, वहाँ पे अनुपस्थिति लिखा था, वही आपका गलत था। ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन की प्रक्रिया वायवीय श्वसन कहलाती है, जबकि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन कहलाती है। इतना सा आपको बात ध्यान रखना है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है जंतुओं में श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन है सही। सही बताना है आपको। तो केंचुए श्वसन कार्य त्वचा से करते हैं, हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, इसके बारे में हमने पढ़ा था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं, तो ये भी इनका सही है। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी पूछा जाता है। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है, इनमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। मेढक भी अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं और इनकी भी त्वचा आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन यहाँ पे दिया गया है, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन के से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। तो आपका कथन सही है और कारण भी आपका सही है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों आपका सही है, तो सही व्याख्या करता है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप, जब हम श्वसन द्वारा वायु शरीर के अंदर लेते हैं तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है, इससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, ये ऐसे आपका मिलान करना है पूरा। तो यीस्ट में क्या हो जाएगा? अल्कोहल। डायाफ्राम में आपका क्या हो जाएगा? वृक्ष गुहा। तिलचट्टा में हो जाएगा आपका श्वास रंध्र। पत्तियों में हो जाएगा, पत्तियों में क्या हो जाएगा? रंध्र। पत्तियों में रंध्र होते हैं और मछलियों में क्लोम से। तो इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में जो बातें कही गई है, इससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यीस्ट एक कोशिक जीव है, एक कोशिक जीव है, जैसे अमीबा होता है। ये अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित होते हैं, अतः इनका उपयोग शराब और बियर बनाने में किया जाता है। तो यहाँ से आप इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं आगे। श्वसन के समय वायु नासा गुहा श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों फुसफुस जो होता है उसमें जाती है। फेफड़े वृक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी हो रहती है और एक पेशीय परत जो डायाफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। तिलचट्टा में क्या होता है? तिलचट्टा के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। तिलचट्टों तथा अन्य कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जो जाल बिछा होता है श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। पादप में पेड़ पौधों में अगर हम देखें, पादपों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो रंध्र की पत्तियां कहलाती है। इनमें से इन्हीं के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है, ये हमने पहले भी देखा था। चलते हैं आगे। यहाँ पे हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितना होता है? विश्राम अवस्था में पूछा जा रहा है, औसत श्वसन दर क्या होता है? तो 15 से 18 प्रति मिनट होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है।
अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकता है। उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या करती हैं? उच्छ्वसन के समय पसलियाँ क्या करती है? बाहर की ओर गति करती है, नीचे की ओर गति करती है, ऊपर की ओर गति करती है, बिल्कुल गति नहीं करती है। तो वो नीचे की ओर गति करती है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। श्वसन के समय पसलियाँ नीचे और अंदर की ओर आ जाती है, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ से हमने देखा। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे 11, जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जाना पहचाना लग रहा होगा, कितनी बार ये क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो यहाँ पे चलते हैं, हमें बताना है कि इनमें से रक्त किनका संचरण करता है? तो पचा भोजन का, ऑक्सीजन का, अपशिष्ट पदार्थों का, तीनों का करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होती है या पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत यानी छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती है। रक्त शरीर में से ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उसका परिवहन भी करती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन के बारे में बताना है। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। ये आपका बिल्कुल सही है। हेमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये दोनों ही सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ, सेम वही बात यहाँ पे लिखी गई है। और आप जानते हैं कि हेमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी में उपस्थित एक लाल रंग का वर्णक होता है। हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग जो है लाल होता है। आरबीसी आपका रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसे बताना है श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC व्हाइट ब्लड सेल अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो ऑक्सीजन का वहन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करती है, रोगाणुओं का नाश करती है, रक्त का थक्का बनाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रोगाणुओं के विनाश के लिए यहाँ पे WBC यूज़ होता है। ये आपके जो अंदर की क्षमताओं को बढ़ाता है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं इसमें तैरती रहती हैं और ये 3 प्रकार से होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स की कमी ही डेंगू के कारण हो जाती है, जानते होंगे आप। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगों का नष्ट करती है जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रक्त का थक्का बनाना प्लेटलेट्स का काम होता है। तो तीनों का यहाँ पे कार्य आपको बताया गया है, इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, यहाँ बताना है मानव शरीर से परिसरण तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो रक्त तो है, रक्त वाहिका भी है, हृदय और वृक्क यहाँ पे डी 4th नहीं होगा, यानी कि सिर्फ 4 आपका डी ऑप्शन गलत हो गया। चलते हैं आगे, यहाँ पे आप देख लीजिए। रक्त परिसरण की खोज विलियम हार्वे नामक एक अंग्रेज चिकित्सक ने की थी। रक्त वाहिकाएं और हृदय तीनों ही मानव शरीर के परिसंचरण का तंत्र है और एक हिस्सा है। रक्त ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन व अपशिष्टों का परिवहन करता है। यह परिवहन लाल रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, एक धमनी, एक सिरा, आर्टरी और वेन। धमनियाँ हृदय में ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों तक ले जाती हैं।
लेकिन आर्टरी जो है ये शुद्ध ले जाता है और ये अशुद्ध ले जाता है सिरा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, अतः वाहिनियों की भित्तियाँ जो होती है दीवार, वो मोटी और प्रत्यास्थ होती है। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है और सिराओं की भित्तियाँ अपेक्षाकृत पतली होती है। सिराओं में ऐसे वॉल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं। तो इस तरह से ये इसकी संरचना यहाँ पे बताई गई है। चलते हैं आगे। हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। और वृक्क क्या होता है? तो वृक्क मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, ना कि परिसंचरण तंत्र का। तो वक्र जो है यहाँ पे आपका उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा होता है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्टेथोस्कोप, पेसमेकर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ईसीजी या ईईजी। तो हृदय स्पंदन को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। इसके बारे में जान लीजिए। हृदय 4 कक्षाओं में बटा हुआ है, ये तो हम जानते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों से बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति यानी कि कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है। ये हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यह हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करता है। पेसमेकर क्या करता है? बाकी भी देख लेते हैं। पेसमेकर हृदय गति के कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने हेतु इसको प्रयोग में लाने वाला एक उपकरण है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की बात की जाए, ईसीजी, इसका प्रयोग संकुचन और विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय में किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी का यहाँ पे किया जाता है प्रयोग। आगे चलते। ईईजी जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ये आपका प्रयोग होता है मस्तिष्क में होने वाले विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं आगे। यहाँ पे हमें बताना है कि किसमें परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र किसमें नहीं पाया जाता, ये हमें बताना है। मछली, हाइड्रा या स्पॉन्ज। तो यहाँ पे आपका हाइड्रा और स्पॉन्ज में नहीं पाया जाता है, मछली में पाया जाता है। तो इस तरह से आपका 2, 3 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हाइड्रा और स्पंजों जैसे कुछ जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इस जल में वे रहते हैं, वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी ले आता है। अतः परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है सामान्यतः, लेकिन मछलियों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आगे चलते हैं। डायलिसिस की विधि यहाँ बताना है। अपोहन डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किससे अक्रिय हो जाने की स्थिति में होती है? क्वेश्चन देख लेते हैं। डायलिसिस की विधि पर यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है? हृदय, यकृत, विक्र या फिर फेफड़े। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका विक्र सही हो जाएगा। विक्र मतलब क्या होता है? किडनी। ठीक है, किडनी जब आपका ख़राब हो जाता है तभी आपको डायलिसिस पे रखा जाता है, जानते होंगे आप। चलते हैं आगे। विक्र यानी किडनी का जो मुख्य कार्य होता है रक्त को छानने का होता है। और डायलिसिस की विधि का प्रयोग इसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में किया जाता है। इस विधि में कृत्रिम विक्र द्वारा यानी कृत्रिम किडनी द्वारा रक्त को नियमित रूप से छाना जाता है। और वक्र का मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मूत्रवाहिनियाँ मूत्राशय या मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा
लवण और यूरिया जल के साथ पसीने तथा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। पसीने के रूप में भी निकलता है। शरीर के निकलने वाला पसीना शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के साथ साथ शरीर को ठंडा बनाए रखने में भी सहायता करता है। चलते हैं आगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं के शरीर से अवशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में कथन यहाँ पे बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, ये आपका कथन बिल्कुल सही है। सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, ये वाला कथन आपका गलत हो जाएगा। क्या है इसके बारे में पूरा जान लेते हैं। जंतुओं के शरीर में रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन यानी कि सेमी सॉलिड के रूप में करते हैं। ठीक है, ये पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक नहीं होता है। क्वेश्चन में नाइट्रिक दिया हुआ था, यूरिक अम्ल होता है, इसको आप नोट कर लीजिए। और ये मुख्यतः सफ़ेद रंग का होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। तो तीनों का हमने देख लिया यहाँ उत्सर्जन प्रक्रिया के बारे में जो क्वेश्चन था। आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है। इसमें सुमेलित करते हैं इसको। रंध्र यहाँ पे किससे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो वाष्पोत्सर्जन से। जाइलम यहाँ पे जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम किसका परिवर्तन करता है, भोजन का परिवहन करता है। और मूल रोम जो है वो जल का अवशोषण करता है। तो इस तरह से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, इसके बारे में जान लीजिए क्या है जाइलम और फ्लोएम। तो यहाँ पे आप पौधे जो जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है, यानी उत्तक कोशिकाओं का वह समूह जो किसी जीव में किसी कार्य विशेष के लिए संपादित होता है, उसे हम जाइलम कहते हैं। ये जल लेके जाता है और ये भोजन लेके जाता है, ऐसे याद रख लीजिए। जाइलम जल लेके जाता है और ये स्वयं भोजन लेके जाता है। तो पौधों में पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ये संवहन उत्तक करता है, फ्लोएम। तो ये भोजन जो है सभी पादप तक पहुंचाता है, भागों तक, और जाइलम जल पहुंचाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे मूलों द्वारा मृदा में अवशोषित जल अभिकर्षित यानी खींचकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर जो है पत्तियों तक पहुंचता है, तने और पत्तियों तक। और इसका कारण क्या बताया जा रहा है, पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण ये चूसन बल निर्मित हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपका सही है। कथन को अच्छे से जस्टिफाई किया गया है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पे वही बातें कही गई हैं। फुसफुस धमनी जो होता है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, और फुसफुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है। तो यहाँ पे आपका दोनों ही गलत है। सिर्फ धमनी सिरा होता तो हम यहाँ पे सही मान सकते थे। इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे फुसफुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का हृदय से फेफड़े तक ले जाती है, और फुसफुस सिरा जो होता है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाता है। देखिए, ये सिर्फ फुसफुस धमनी और फुसफुस सिरा में ही आपका देखने को मिलेगा। अगर केवल धमनी की बात की जाए, केवल धमनी या आर्टरी की बात की जाए, तो ये ऑक्सीजन युक्त लेके जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन युक्त लेके जाता है। और सिरा जो है आपका, सिरा ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों तक लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें उल्टा होता है, फुसफुस में उल्टा होता है। बाकी अगर ऐसे पूछा जाए तो धमनी जो है ऑक्सीजन युक्त लेके जाता है, सिरा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त लेके जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है?
तो 70 से 80 बार धड़कता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर 12। देखिए चैप्टर यहाँ पे बड़ा बड़ा है, 7 क्लास का है, तो इसीलिए क्वेश्चंस भी आपके थोड़े ज़्यादा हैं, और जब क्लास ऐसे से बढ़ते जाएगा तो लेवल भी बढ़ते जाएगा। चैप्टर 12 है पादप में जनन। पादप में जनन में क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है, कायिक प्रबंधन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है, सही बताना है। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, यह कथन आपका सही है। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है, ये गलत है। तो आपका एक ही सही होगा, ऑप्शन ए। इसके बारे में जान लीजिए। जो भी आपको क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपका एक एक कॉन्सेप्ट है, तो उससे क्वेश्चन से ज़रूर आप लोग नोट्स बनाते रहें। पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। लैंगिक जनन जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसमें इसकी जो कुछ विधियां या खंडन है, फ्रेगमेंटेशन है, मुकुलन। इसके बाद बात की जाए बडिंग होता है, बीजाणु निर्माण, स्पोर फॉर्मेशन और कायिक प्रवर्धन। ये 3-4 तरीके से आपका देखने को मिलता है। इसमें कायिक प्रवर्धन की विधि में पत्तियां, तना और मूल जैसे कायिक भागों में नए पादप उगाए जाते हैं, ठीक है। पत्तियां में, तनों में और मूल में कायिक पौधों से, कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। साथ ही बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में फूल और पुष्प कम अवधि में ही आ जाते हैं, ठीक है। इसमें लिखा था ज़्यादा समय लगता है, जबकि कम ही समय में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। तो ये आपका कथन तो सही है, कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं। कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होता है, ये भी आपका कथन, कारण दोनों ही सही है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देख लीजिए, कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक जो है पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होती है, और क्योंकि ये एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत अगर देखा जाए, लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता यानी दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं, जबकि कायिक प्रवर्धन में जो होता है कायिक भागों से सीधे नए पादप उगाए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आपको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यीस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, तो इसको आप नोट कर ले। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होता है, तो ये दोनों ही सही है। मॉस और फर्न में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, तो तीनों ही सही है। इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यीस्ट क्या है, तो एक एकल कोशिकीय जीव है जिसमें जनन मुकुलन के द्वारा होता है। लिख लीजिए, यीस्ट एक एकल कोशिका, और इसमें जनन लिख के लिख दीजिए मुकुलन। इस तरह से आप शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए। मुकुलन में यीस्ट कोशिका से छोटा मुकुल बाहर निकलता है और अपनी जनन कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है। इस तरह से चलता है इसका। शैवाल में बात करते हैं तो जनन प्रक्रिया खंडन या विखंडन के माध्यम से संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में शैवाल जैसे स्पाइरोगाइरा 2 या अधिक खंडों से विघटित होते हैं, और ये खंड तथा टुकड़े नए जीवों के रूप में वृद्धि करते हैं। मॉस और फर्म में देखें तो बीजाणुओं द्वारा जनन होता है। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं, ये वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। चलते हैं आगे। एक लिंगी पुष्प के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पे सही होगा। एक लिंगी पुष्प के बारे में पढ़ेंगे
तो एक लिंगी पुष्प जो है, पुष्पों में या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तभी इसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प होते हैं। नहीं, ये वाला आपका गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका उदाहरण नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, जबकि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा, ये सब आपका एक लिंगी पुष्प होता है। मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा। जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया, इस सब का जो पौधा होता है इसमें उगने वाले द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पादपों में परागगण के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। परागगण के बारे में बताना है। तो परागगण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकार्ग में होता है। तो ये आपका सही है। जहाँ स्वपराग के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांग, ये आपका गलत है। तो यहाँ पे एक ही सही होगा, ए ऑप्शन आपका सही होगा। देख लेते हैं यहाँ पे इसके बारे में। देखिए, पुष्पों में उपस्थित परागकण हल्के होते हैं जो वायु, जल या कीटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तथा एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाए जा सकते हैं। इस परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकांग में हस्तांतरण परागण कहलाता है। ठीक है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं, परंतु जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुरुष अथवा कि उसी प्रकार के दूसरे पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकांग पर गिरते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। ठीक है। तो ये आपका गलत दिया हुआ था वहाँ। चलते हैं आगे। यहाँ बताना है, पादप का जनन भाग तना होता है, तना नहीं होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम परागण कहलाता है। तो ये भी आपका गलत है। परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, ये तो सही है। डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, ये भी आपका सही है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, पादप का जनन भाग पुष्प होता है। ठीक है, पुष्प होता है। इस प्रकार वहाँ तना लिखा हुआ था, इस प्रकार पहला कथन गलत था वहाँ पे। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, इस प्रकार दूसरा कथन भी वहाँ गलत था। बाकी 3 और 4 सही थे। तो चलते हैं नेक्स्ट, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 13, गति एवं समय। बहुत ही इम्पॉर्टेंट VVI टॉपिक है यहाँ। ठीक है। तो कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है ओडोमीटर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी को भी देख लेंगे। यहाँ पे सबसे क्वेश्चन आपका पूछने का बहुत चांसेस है। जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसको हम ओडोमीटर कहते हैं। स्पीडोमीटर का प्रयोग वाहनों की चाल मापने, स्पीड मापने, चाल मापने के लिए किया जाता है। और एक्सीलरोमीटर चाल की वृद्धि दर को मापने के लिए यूज किया जाता है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। चाल का मूल मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है। चलते हैं आगे। बस यहाँ से तो आपका इतना ही था। आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विद्युत धारा और इसके प्रभाव। इसके क्वेश्चन को चलते हैं। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो तार में विद्युत धारा का प्रवाह पे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, ये बात आपका सही है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ये भी आपका कथन सही है। तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
देख लेते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो की जाती है तो वह तप्त हो जाता है और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव इसे हम कहते हैं। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, इसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन और ऑस्ट्रेड ने ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत धारा के इस चुंबकीय प्रभाव को देखा था। तो ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड ने देखा था। चलते हैं आगे। जो भी फैक्ट्स यहाँ पे दिया गया है एनसीईआरटी में वो सभी चीज़ हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। विद्युत फ्यूज़ के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। सही कथन बताना है तो इनका उपयोग लघु पथन शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु किया जाता है। विद्युत फ्यूज़ का बात किया जा रहा है तो बिल्कुल हम शॉर्ट सर्किट ना हो घर में इसीलिए फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज़ के तार पिघल जाते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो दोनों ही कथन सही है, ए और दो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में बताना है कौन सा कथन आपका सही है। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, तो ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक नहीं थे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन गलत है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि अमेरिका के यूएसए के वैज्ञानिक थे, ठीक है, ब्रिटेन के नहीं थे। थॉमस अल्वा एडिसन विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र, कैमरा और कार्बन प्रेषण का आविष्कार इन्होंने किया था, तो ये आपका सही है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे आप थॉमस अल्वा एडिसन 1847 से 1931 इनका समय है और ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र, कैमरा, कार्बन प्रेषण, इस तरह के लगभग 1300 आविष्कार इन्होंने किए थे। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा चैप्टर 15 से प्रकाश से क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है और दर्पण से क्वेश्चन आपका बहुत ही फेवरेट है, यहाँ से पूछा ही जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण के बारे में पूछा जा रहा है। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा बनता है, ध्यान रखिए, सीधा, आभासी और बिंब के समान आकार का होता है, तो ये आपका सही है। समतल दर्पण पर द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। समान आकार का होता है यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इसमें बोला गया था वही बातें यहाँ लिखी हुई है। चलते हैं आगे। यहाँ पे अवतल दर्पण के बारे में बताना है कौन सा सही होगा। तो चिकित्सकों द्वारा आँख, कान, नाक, गले के निरीक्षण करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, ये आपका कथन सही है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए जो वाहन के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर जो लगा होता है उसमें आपका अवतल दर्पण नहीं होता है, उत्तल दर्पण होता है, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ध्यान से इसको देखिए, इसमें एक एक पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं। चिकित्सकों द्वारा कान, आँख, नाक, गले का निरीक्षण के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, इसको नोट कर लीजिए। जब बिंब वस्तु को दर्पण के अत्यंत निकट रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे देखिए वाहन के पार्श्व दर्पण यानी जो कि साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, आभासी तथा आकार में छोटा होता है और अवतल बड़ा होता है। अवतल से याद रखिए दांत देखने के लिए दांत विशेषज्ञ उसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि उत्तल होता है वो छोटा बिंब बनाता है। चलते हैं आगे। लेंस के बारे में यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो देख लेते हैं लेंस के बारे में। सही कथन हमें बताना है। उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा और आकार में बिंब से बड़ा बनता है, तो बड़ा नहीं बनता है, छोटा बनता है, ये आपका गलत है। अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा आकार बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
अच्छा, तो यहाँ पे लेंस की बात की जा रही है, तो आपका ये सही हो जाएगा और उत्तर लेंस आपका ये जो दिया है ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तर लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यधिक निकट आता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। उत्तर लेंस का आवर्धक लेंस की तरह ही उपयोग किया जाता है। सामान्यतः उत्तर लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है, इसे हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। और अवसर लेंस सदैव आभासी, सीधा और आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस उस पर आपतित प्रकाश की अवसारित अगर करता है तो अवसारी लेंस कहते हैं हम उसे। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलते हैं आगे। श्वेत प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, ये आपका बिल्कुल सही है। इंद्रधनुष में भी 7 वर्णों से मिलकर बना है, ये भी आपका सही है। तो दोनों ही सही है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन कौन सा होता है तो जान लीजिए। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी मोटे तौर पर होता है। मिश्रित श्वेत प्रकाश होता है इन्हीं से, और जो सूर्य के प्रकाश में इंद्रधनुष या प्रिज्म के माध्यम से हमें नज़र आता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 16, चैप्टर नंबर 16। ठीक है, विश्व जल दिवस बताना है यहाँ पे, कब मनाया जाता है। फेवरेट क्वेश्चन, ए ऑप्शन 22 मार्च यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। कब से मना रहे हैं, 2003 से हम मना रहे हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और 71% जल जो है वो पृथ्वी पर 71% जल ढका हुआ है। ताज़ा जल अगर पूछा जाए तो 1% ही जो है 1% से भी कम जो है हमारा ताज़ा जल पृथ्वी पर उपलब्ध है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है। तो कमी हेतु कौन सा हो जाएगा। औद्योगिकरण में वृद्धि, बिल्कुल। बढ़ती जनसंख्या, ये भी आपका कारण है। जनसंख्या का कुप्रबंधन, ये भी आपका कारण है। तो तीनों ही कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है यहाँ पे किसके लिए। तो नहर सिंचाई, नलकूप सिंचाई, बावड़ियों से सिंचाई या बूंद सिंचाई। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बूंद सिंचाई से आपका पानी का वेस्टेज नहीं होता है और जितनी ज़रूरत होती है उतनी मिल जाती है। तो बूंद सिंचाई यानी ड्रिप प्रणाली भी से हम कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिप प्रणाली के द्वारा भी जो है किसान खेत में यूज़ करता है इसको, और इसमें कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधे को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ तक पहुंचती है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आगे चलते हैं। बताना है विकल्प कौन सा सही है। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा स्थिर रहती है, तो ये बात आपका गलत है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये भी आपका गलत है। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये भी गलत है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये आपका डी आपका सही है। डी आपका सही है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। देख लीजिए यहाँ पे कैसे रहती है। तो जल चक्र का परिचक्रण के दौरान जब जल की इसकी तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, हिमनद के रूप में, द्रव, महासागर, नदी, झील, भूमि जल के रूप में, और गैस के रूप में, जलवाष्प के रूप में, देखिए आप इनमें से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है 1, हमारी जीवन रेखा। तो देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन है आपका, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। घास, उसके बाद कीट, उसके बाद मेढक, फिर सर्प, फिर गरुड़। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलते आगे।
अपघटकों के बारे में बताना है, कौन सा सही है। ये मृत पादपों के जंतु उत्तकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर सकता है, बिल्कुल। ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होता है, तो ये भी आपका सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ह्यूमस पाया जाता है पादप और जंतुओं के जो मृत पादप होते हैं और मृत जंतु होते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं और मृत पादपों और जंतुओं उत्तकों को खाते हैं और ये इन्हें एक गहरे हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस पादपों के लिए पोषक के रूप में काम करता है और अतः अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखने में सहायक होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल सकता है, पिछली बार भी इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन देखने को मिला है। वक्तव्य कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये आपका गलत दिया हुआ है, निर्भर रहते हैं, तो बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करता है, ये भी आपका सही है। और मृदा वनों की वृद्धि पुनर्जनन में सहायक होती है, ये भी आपका सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर चैप्टर पे चलते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट उस चैप्टर में था वो आपको एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अपशिष्ट जल की कहानी। तो 18 चैप्टर है हमारा अपशिष्ट जल की कहानी और यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। आपंग जो भी स्लर्ज होता है, बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद होते हैं और इन सह उत्पाद के उपयोग के संदर्भ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, ये आपका सही है। और अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के रूप में किया जाता है, ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। इस तरह से हम इसको प्रयोग में ले आते हैं जो अपशिष्ट जल होता है उसको, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसमें आप देख लीजिए और भी कुछ चीज़ें हैं। तो अपशिष्ट जल उपचार के दौरान उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। क्लोरीन एवं ओजोन जैसे रसायनों का प्रयोग जल को रोगाणु रहित रखने में किया जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के भी किया जाता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कृमि प्रसंस्करण शौचालय के बारे में पूछा जा रहा है। इनमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है, ये कथन आपका सही है। इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा का आवश्यकता होता है, ये आपका गलत है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है, ये भी आपका सही है। तो 1 और 3 आपका सही है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलते हैं आगे। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर और आज हमारा पूरा क्लास 7 का हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। कल से हम क्लास 8 को देखेंगे, ठीक है, और इस तरह से हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसको भी पसंद आया होगा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।